In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear student, this is HR, your biology teacher. अभी तक हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो बेसिक स्टेप पढ़ लिए हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जो दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा है वो ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है ना। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तीसरे कंपोनेंट की तरफ जा रहे हैं, तीसरे रिक्वायर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। वो है आपके पास मॉलिक्यूलर कैरियर, यानी कि वेक्टर। वेक्टर क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ वेक्टर के तौर पे काम कर सकती है, कौन सी चीज़ वेक्टर के तौर पे काम नहीं कर सकती, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वेक्टर्स आर अनदर मेजर कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक आर रिकम्बिनेंट डीएनए। ये सारी डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? हमने एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट भी कर लिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है जीन क्लोनिंग के लिए। और हमें अब कोई वेक्टर चाहिए जिसमें हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकें। तो वो वेक्टर जो है वो बेसिकली व्हीकल के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, पुप्पो के तौर पे एक्ट करता है। यानी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि वहां पे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सके, मल्टीप्लाई भी कर सकते। सपोज मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही ऐड कर दी अपने होस्ट के अंदर ना, मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ा वैसे ही ऐड कर दिया, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि वेक्टर के पास कुछ असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से वो वेक्टर कहलाता है। तो हम ऐसा नहीं कि हम सिंपल एक जीन को पकड़े उठाएं और उसको ऐड करते। इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है कि हमने कोई वेक्टर चूज करना है, फिर उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है, फिर ही उसके बाद हमने होस्ट में इंट्रोडक्शन करानी है और होस्ट की हो जानी है ट्रांसफॉर्मेशन। यूजली अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है ना। स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हम वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है, यानी कि वो प्लाज्मिड की बात कर रहा है। इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है। प्लाज्मिड वर डिस्कवर्ड बाय investigators studying the sexual life of intestinal bacterium E. coli। E. coli की सेक्सुअल लाइफ को वो पढ़ रहे थे और उन्होंने वहां से प्लाज्मिड को डिस्कवर कर लिया। दे कंटेन जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। ठीक है। किसके अंदर की बात कर रहे हैं? प्लाज्मिड के अंदर की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मिड के अंदर बैक्टीरिया की फर्टिलिटी की और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन होती है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्लाज्मिड आपके पास है PSC101। इसके पास कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है ना। मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। फिर आपके पास एक वेक्टर है PUC19, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है इसके पास। और फिर आता है PBR322, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट जीन होती हैं। ठीक है ना। अब याद रखिए मेरे पास एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर मैंने जो प्लाज्मिड ऐड किया हुआ है ना, या उसके अंदर जो पहले से ऐड है वो है PSC101। इस बैक्टीरिया को अगर मैं एक सोल्यूशन में डालता हूँ और उसमें टेट्रासाइक्लिन डाल देता हूँ। टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाई है। तो देखें इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो टेट्रासाइक्लिन को इस सोल्यूशन में डालने से कोई फायदा नहीं होगा, वो बैक्टीरिया बच जाएगा क्योंकि उसके पास कौन सी जीन है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है ना। जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है। इन द सेम वे अगर मैं इसी सोल्यूशन में एम्पिसिलिन ऐड कर दूं, एम्पिसिलिन ऐड कर दो, अब ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि इसके प्लाज्मिड के पास सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास एम्पिसिलिन वाली जीन नहीं है। PUC19 ये एक प्लाज्मिड है, किसी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा, उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन के जरिए मारना, डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आप बात कर लें PBR322, किसी बैक्टीरिया में अगर PBR322 प्लाज्मिड होगा, ठीक है, तो वो टेट्रासाइक्लिन के लिए भी और एम्पिसिलिन दोनों के लिए भी रेजिस्टेंट है। तो ये चीज आपने याद कर लेनी है। तो हमें कोई और एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड PBR322 would enable separating out colonies of bacteria in medium containing ampicillin and vice versa। ये बेसिकली उसने सेपरेशन मेथड का बताया है कि आप जब
अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती है ना, इन्हीं जगह पे हम अपनी यहाँ पे हम कटिंग करके ना यहाँ पे अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। जो हमारे पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना बैक्टीरिया की प्लाज्मिड के अंदर, यहाँ पे ही हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस से कट करते हैं। इन्हीं जगह पे हम बेसिकली अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है ना? जिससे क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है ना, ये खत्म हो जाती है, ठीक है ना? जीन ऑफ इंटरेस्ट की एडिशन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खराब हो सकती है, क्योंकि उस जीन का स्ट्रक्चर आपने, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, उसका आपने स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट कर दिया। कैसे किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया बाहर से, ठीक है ना? लिहाजा अब यहाँ पे उसने ये बात की है कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, उस जीन के ऊपर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, ठीक है? तो आपके पास बैक्टीरिया जो है वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर सकता है, ठीक है ना? वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। अगर उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ऐड करेंगे तो अब वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे उसके पास पीबीआर 322 प्लाज्मिड है, ठीक है ना? प्लाज्मिड वही है, लेकिन चूँकि अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है वहाँ पे, उस एरिया में, तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस खत्म हो गई। बिसाइड द प्लाज्मिड, द डीएनए ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस, ठीक है ना? अब वायरसेस का डीएनए भी हम यूज़ कर सकते हैं। किनके वायरसेस? बैक्टीरिया के वायरसेस, यानी कि लैम्डाफेज, ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा बेसिकली। बैक्टीरियोफेज कैन आल्सो बी यूज्ड एज़ वेक्टर, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं। आफ्टर द लैम्डाफेज अटैचेस टू द होस्ट बैक्टीरियम, ये होस्ट बैक्टीरियम से अटैच करता है। रिकम्बिनेंट डीएनए ये रिलीज़ कर देता है वायरस, और वो डीएनए कहाँ जाता है? बैक्टीरिया में चला जाता है। वहाँ से क्या होगा? रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरसेस होगी। हर वायरस के अंदर, हर बैक्टीरियोफेज के अंदर आपके पास जीन की कॉपी मिलेगी, क्लोन हो चुकी होगी आपकी जीन, ठीक है ना? A DNA molecule should possess the following characteristics to act as a cloning vector। अब एक वेक्टर के पास 4 तरह की प्रॉपर्टीज होंगी तो वो वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। आपके पास पेपर को और पैसे को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि जो आपके पास पेपर है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, पैसे की वैल्यू है ज़्यादा, ठीक है ना? तो बेसिकली इसी तरह से डीएनए तो बहुत होते हैं, लेकिन वेक्टर कोई-कोई होता है, ठीक है ना? तो वेक्टर को वेक्टर बनाता कौन है? सबसे पहली बात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरी बात सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरी बात क्लोनिंग साइट्स, चौथी बात स्मॉल साइज़। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, ठीक है? जो कि एक वेक्टर को वेक्टर बनाती हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है ना? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड यूजिंग द होस्ट रेप्लिकेशन मशीनरी, कंट्रोल ऑफ कॉपी नंबर। आपके पास देखें, आपने प्लाज्मिड को, सपोज एक प्लाज्मिड है, उसको आपने मॉडिफाई भी कर दिया और बैक्टीरिया में ऐड भी कर दिया, बैक्टीरिया में आपने एंटर भी कर दिया। क्या फ़ायदा अगर वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट ही ना करे, ठीक है ना? यानी वो बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करे विदाउट रेप्लिकेटिंग द प्लाज्मिड, यानी वो प्लाज्मिड जो है वो आपके पास डुप्लीकेट हो ही ना पाए, क्या फ़ायदा आपको? कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो आपके पास एक प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू की जा सके। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह कि जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है। रेप्लिकेशन क्या होता है कि किसी एक डीएनए ने जब अपनी कॉपी बनानी होती है, 1 से 2 डीएनए बनने होते हैं, ठीक है? तो आपके पास उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। अब रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होती है? उस जगह को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा प्लाज्मिड के पास, तभी वो वेक्टर के तौर पे काम आ सकेगा, क्योंकि ऐसा प्लाज्मिड हमें चाहिए ही नहीं जो कि खुद को रेप्लिकेट ना कर सके, ठीक है ना? सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोनोमस रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड यूजिंग द होस्ट रेप्लिकेशन मशीनरी। जो होस्ट है उसकी मशीनरी यूज़ होगी रेप्लिकेशन के लिए, उसके एंजाइम्स यूज़ होंगे, लेकिन आपका प्लाज्मिड आपको रेप्लिकेट होके मिल जाएगा। और जो रेप्लिकेशन साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है कि आपके पास एक प्लाज्मिड ने कितनी रेप्लिकेशन कॉपीज़ बनानी है। ये भी कौन चीज़ कंट्रोल करती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है? डीएनए का एक सीक्वेंस होता है प्लाज्मिड के ऊपर, ठीक है ना? जैसे कि इस पिक्चर के अंदर इसको मज़ीद डिटेल में अभी देखते हैं कि आपके पास डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, जहाँ से ना रेप्लिकेशन शुरू होती है, और ये सीक्वेंस आपके पास कॉपी नंबर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। देन हम बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स की, ठीक है? सेलेक्टेबल मार्कर्स यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है ना? सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? आर द एसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कंटेनिंग
रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये बेसिकली वो जीन्स होती हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स वो जीन्स होती हैं जो हमें बाद में जब हमने एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको होस्ट में ऐड कर दिया। अब हमारे पास बैक्टीरिया का एक मिक्सचर है, हमें नहीं पता कि हमारे पास इनमें से हमने क्या किया, हमने बेसिकली ना 100 बैक्टीरिया लिए, उनको हमने डाल दिया पानी के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। इनमें से अभी कोई भी बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं है, किसी के पास भी प्लाज्मिड नहीं है, हमने उसमें 100 प्लाज्मिड डाल दिए। कुछ बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को पिकअप कर लिया और वो ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया बन गया। कुछ ने प्लाज्मिड को पिकअप नहीं किया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बाहर वैसे ही सोल्यूशन में पड़ा रहा, बैक्टीरिया वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। अब याद रखें कि आपके पास वो जीन्स वो जीन्स के जिनके ज़रिए हम रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस कर सकें, हम इनको सेपरेट कर सकें, हम ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ना। उन जीन्स को कहते हैं कि वो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। तो वो जीन्स जो हमें हेल्प करती हैं ये पता चलाने में कि हमारे पास रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन है और नॉन रिकम्बिनेंट कौन है, वो क्या है, वो सेलेक्टेबल मार्कर है। और ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होती क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ही होती हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ही किस चीज़ का काम कर रही हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रही हैं। ये जीन्स हमें हेल्प करती हैं कि हमारे पास हम ये पता कर सकें कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा नहीं हो सका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। इसको हम आगे जाके मज़ीद पढ़ते हैं अभी डिटेल में। मल्टीपल क्लोनिंग साइट और पॉलीलिंकर्स, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है, याद रखें, याद रखें। इसको ना मैं पहले वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, थ्योरी पढ़ के आपको समझ नहीं आएगी। स्मॉल साइज़ होना चाहिए, रिलेटिवली स्मॉल साइज़ वेक्टर आर मोर यूज़फुल बिकॉज़ दे इंक्रीज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, यानी कि हम उनको ईज़िली रेप्लिकेट कर सकते हैं, हम उनको ईज़िली आप कह सकते हैं उनके ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने होस्ट की, ईज़ी टू मैनिपुलेट होते हैं स्मॉल साइज़, ठीक है ना। लार्ज एक्सटर्नल डीएनए फ्रैगमेंट कुड आल्सो बी ईज़िली इनकॉर्पोरेटेड इनटू दीज़ प्लाज्मिड। अगर हमारे पास वेक्टर का प्लाज्मिड का साइज़ छोटा है तो हम इसमें कोई डीएनए का बड़ा पार्टिकल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पहले से ही बड़ा पार्टिकल है वेक्टर का, तो हम उसमें मज़ीद बड़ा पार्टिकल ऐड करेंगे तो वो बेसिकली मुश्किल क्रिएट करेगा उस होस्ट के अंदर ऐड करने में उसको, ठीक है ना। स्मॉल साइज़ आल्सो हेल्प्स प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन इंटैक्ट प्लाज्मिड। प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ओके, सो इस चीज़ को ज़रा देखें, ये आपके पास एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इस प्लाज्मिड के पास सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। फिर इसके पास सेलेक्टिव मार्कर है, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं कि इसके पास एक क्लोनिंग साइट है, यानी कि जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट मार के अपनी जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसका स्मॉल साइज़ है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी स्मॉल साइज़, ये सारी की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो ये एक वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स होती क्या हैं, ठीक है ना। ये पिक्चर ज़रा थोड़ी-सी ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि क्लोनिंग साइट्स एक्चुअली में होती क्या हैं। गौर से सुनिएगा, फ़ोकस होके सुनिएगा, ठीक है ना। ये आपके पास एक प्लाज़मिड है, इसका नाम है PBr322, ठीक है ना। इसमें देखें सबसे पहले आपने क्या ढूँढना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये है आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो बेसिकली जब इस प्लाज़मिड ने रेप्लिकेट करना होगा ना, तो इस जगह से, इस डीएनए सीक्वेंस से रेप्लिकेशन शुरू होगी, ठीक है। तो पहली इसने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2, इसके पास क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव मार्कर होने चाहिए। ये आपके पास जो सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है, एक ये वाला, और आपको एक ये सेगमेंट नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये जीन्स हैं, किसके लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। ये वाली जो एरिया है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है। तो आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद है, यानी कि सेलेक्टिव मार्कर भी मौजूद है। तो आपकी दूसरी शर्त भी यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। तीसरी शर्त क्या है, आपके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अब वो क्या है, याद रखें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर एक प्लाज्मिड है
उसको एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर सकते हैं। तो हमारे लिए फायदे की बात है कि नहीं, एक ही प्लाज्मिड है, मैं उसको इको R1 से भी अगर कट कर सकता हूँ, उसको मैं हाइंड 1 से भी हाइंड 2 से भी कट कर सकता हूँ, या हाइंड 3 से भी कट कर सकता हूँ, बैम से कट कर सकता हूँ, PST PVU से कट कर सकता हूँ, ठीक है ना, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर सकता हूँ। तो क्या ये हमारे लिए फायदे की बात है? आंसर है यस। हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम ज्यादा एंजाइम्स से बेसिकली कट लगा सकते हैं। हमारे पास सपोज इको R1 अभी नहीं है, हम हाइंड 3 से कट लगा सकते हैं, हाइंड 2 से कट लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास वो स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, ठीक है, वो स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, ठीक है, जहां पे मल्टीपल कट लग सकते हों, ठीक है ना, वहां पे ही बेसिकली आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें PST कट लगा सकता है, इस एरिया में PVU कट लगा सकता है, इको R1, CLA, हाइंड, बैम, SAL। तो ये बेसिकली इन एरियाज में कट लगा सकते हैं। तो यानी मैं अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, 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 इधर भी ऐड कर सकता हूँ कट लगा के, ठीक है ना। तो मैं किसी भी जगह पे कट लगा के जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर ऐड कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास एक सेगमेंट बन जाता है, एक रीजन बन जाता है, ठीक है, एक रीजन बन जाता है। किस चीज का रीजन बन जाता है? रिस्ट्रिक्शन साइट का रीजन बन जाता है। इनको रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं ना, जहाँ पे वो कट लगाता है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट की कलेक्शन का एक एरिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो क्लोनिंग साइट है, क्योंकि वहां पे हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं और हम अपनी क्लोनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, आपके पास रिस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट्स का एरिया, जहां पे मल्टीपल एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स हों, वहां पे आप कट लगा सकते हो, अपनी जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, क्लोनिंग कर सकते हो, उसको कहते हैं कि वो आपके पास क्लोनिंग साइट है। और आपके पास अगर एक एंजाइम की, याद रखिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, तो वो एक बुरी बात है, ठीक है ना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। सपोज इको R1 है, इको R1 सपोज इधर भी कट लगा सकता है, इधर भी अगर कट लगा सकता है, इधर भी कट लगा सकता है। तो मैं जब इको R1 को ऐड करूंगा, ठीक है ना, तो आपके पास इस DNA के टुकड़े नहीं हो जाएंगे, इस प्लाज्मिड के टुकड़े नहीं हो जाएंगे, तो ये एक बुरी बात है। तो क्लोनिंग साइट का फीचर क्या होना चाहिए कि आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राइमरीली एक कट लगा सकता हो, लेकिन ओवरऑल मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पे कट लगा सकते हो अपनी अपनी जगह पे, ठीक है ना। यानी वो ये अलाउ करे कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस एरिया पे कट लगा सकते हैं, ज्यादा ऑप्शंस हैं जीन एडिशन के लिए, लेकिन एक एंजाइम सिर्फ एक एरिया पे कट लगा सके, इट इज अ बेटर थिंग, इट्स अ गुड थिंग। सो ऐसे एरियाज को हम कहते हैं, दीज आर द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, जिसको हम पोली लिंकर्स भी कहते हैं। अब इस पैराग्राफ को पढ़ें, अब आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो पोली लिंकर्स आर क्या? रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डिफरेंट एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम्स की क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, DNA सीक्वेंसेस होते हैं ये। अ वेक्टर शुड हैव अ साइट, एक जगह होनी चाहिए स्पेसिफिक फॉर क्लोनिंग द फॉरेन DNA, जहां पे हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके क्लोनिंग करवा सकें, प्रोवाइडेड विद वन रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। यानी कि हमारे पास डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस अपनी अपनी सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट पे वहां पे कट लगा सकते हो। ऑल दीज यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर ग्रुप टुगेदर, ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट एंड डिफरेंट एंजाइम्स की अपनी अपनी, इनका अगर एक ग्रुप बना दिया जाए और इस स्मॉल रीजन ऑफ वेक्टर को हम नाम दें, तो वो नाम क्या आएगा? मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS। द प्रेजेंस ऑफ यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट एट द MCS गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, दूसरा उठा लें, दूसरा नहीं है, तीसरा उठा लें, ठीक है ना, और जीन ऐड करवा के क्लोनिंग कर दें। बात खत्म हो गई, मुश्किल बात आसान हो गई। आपके पास 4 प्रॉपर्टीज आपने ढूंढ ली प्लाज्मिड के अंदर। एक्टर्स आपके पास कितनी तरह के हो सकते हैं? 6 तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं। आपके पास प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, लैम्डा फेज जो है उसका DNA वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, कॉस्मिड जो है वो वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। यानी कि प्लाज्मिड और फेज का DNA अगर हम यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बनाएं, ये वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम
एंड शटल वेक्टर, यानी कि ऐसे वेक्टर जो कि प्लांट से और एनिमल से ड्राइव होते हैं, ठीक है, ऐसे डीएनए सेगमेंट जो प्लांट और एनिमल से ड्राइव होते हैं उनको शटल वेक्टर कहते हैं। ये भी वेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये 6 वेक्टर की टाइप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहले आपके पास क्या है, प्लाज्मिड, फिर बैक्टीरियोफेज, उसका डीएनए, कॉस्मिड, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एनिमल एंड प्लांट वेक्टर यानी कि शटल वेक्टर। दीज आर 6 टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। और ये इनका बेसिकली इंक्रीजिंग साइज है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की बात करते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू की, यानी कि लाइगेजेस की, ठीक है ना। अभी तक हम काटने पे गौर कर रहे थे, ठीक है ना, काटना। एमडी कैट एस्पायरेंट्स को कटवाने का बहुत प्यार होता है, इतनी ज़्यादा अटेम्प्ट्स इसलिए तो फिर हम देते हैं, ठीक है ना। वैसे नो जोक अबाउट दैट, ये काफ़ी पेनफुल फेज होता है एक एमडी कैट एस्पायरेंट के लिए। शायद कुछ लोग इस बात से डिसएग्री करें, लेकिन एक जो इम्प्रूवर होता है ना, जो रिपीट करता है, वो एकेडमिकली तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन इमोशनली वो जो चीज़ें फेस करता है ना, एक फ्रेशर जो है उसको बाद में वो चीज़ें समझ आती हैं। एनी हाउ, आपके पास जोड़ने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, लाइगेजेस। द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तोड़ेगा कौन, न्यूक्लियेज, ठीक है, बनाएगा कौन, लाइगेज, बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना है, एंड दस जॉइंस द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, इसको कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, ठीक है ना। लाइगेज है, डीएनए मॉलिक्यूल आप यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज होगा, ठीक है। इन रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट, डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू जॉइन टू डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि आप प्लाज्मिड को किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आप अपने वेक्टर को जीन ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ सकते हैं, एंड द फॉरेन डीएनए दैट आर एनील्ड, जिनको जोड़ा जाता है बाय स्टिकी एंड्स, ठीक है ना, उनके स्टिकी एंड्स के जरिए। इन शॉर्ट, द लिनराइज्ड डाइजेस्टेड वेक्टर, ठीक है ना, जो वेक्टर आपके पास ये पूरा वेक्टर था, इसको आपने तोड़ा, ये जो वेक्टर बना है इसको कहते हैं लिनराइज्ड वेक्टर यानी कि डाइजेस्टेड वेक्टर, ठीक है। और आपका टारगेट डीएनए जो है, यानी कि जो इसके साथ आके ऐसे लगेगा, आर कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बार बार बता रहा हूँ, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को भी कट किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट किया जाता है, ताकि सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। और फिर उनको साथ में इंक्यूबेट किया जाता है डीएनए लाइगेज की मौजूदगी में, ताकि वो जुड़ जाएं, एनीलिंग हो जाए उनकी, ठीक है ना। Phosphodiester bond is formed by ligase while hydrogen bond are formed by complementary base pairing। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट, उनका रोल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड ही बेसिकली डुप्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा होता है, ठीक है ना। अब ये देखें आपके पास, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये एक डीएनए फ्रेगमेंट लिया, यानी कि आपने क्या किया, आपने लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपने प्लाज्मिड का एरिया लिया, ठीक है, आपने इनको जोड़ दिया, ये इसका स्टिकी एंड है, ये इसका स्टिकी एंड है, आपने लाइगेज के जरिए इनको जोड़ दिया, ठीक है ना। ओके, एक्सप्रेशन सिस्टम की बात करते हैं। आप जिस होस्ट के अंदर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड करेंगे, इसको डालेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सप्रेस करवाएंगे, मल्टीपल जीन कॉपीज प्रोड्यूस होंगी, आपको साथ ही साथ प्रोडक्ट भी मिलेगी। ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस कर सके अपने अंदर, ठीक है, उसको पनाह दे सके। अ सूटेबल ऑर्गेनिज्म दैट कैन एक्ट एज अ होस्ट, हर एक ऑर्गेनिज्म होस्ट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता, एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। फॉर द रिकम्बिनेंट वेक्टर टू एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस करने दे, उसको फ्रीडम दे, मल्टीप्लीकेशन की फ्रीडम दे, एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दे, उसको कहते हैं कि वो क्या है, एक एक्सप्रेशन सिस्टम है। तो एक्सप्रेशन सिस्टम की ये खूबियां होनी चाहिए। Therefore, the selection of suitable expression system always depends upon the type of vector, ठीक है ना। हमेशा हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम को जब भी हमने चूज करना होता है कि बैक्टीरिया को चूज करें या किसी और सेल को चूज करें, तो डिपेंड करता है कि हम वेक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर की कंपेटेबिलिटी होगी एक्सप्रेशन सिस्टम के साथ, तभी जाके आपका क्लोनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, विच इज बीइंग यूज्ड व्हाइल मेकिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। The most important character of an ideal expression system is its short generation time, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे ना एक मिसाल दी जाती है मेंडल की, कि मेंडल ने पी प्लांट जो है ना वो लगाया था। आपने पढ़ी थी ना उसकी खसूसियात, कि पी प्लांट क्यों लगाया था, कि भाई आपके पास ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज मिलती हैं, शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, ठीक है ना। सपोज करें मेंडल क्या करता, खजूर का दरख्त लगा लेता, बन गई जेनेटिक्स फिर, ठीक है। तो खजूर का दरख्त अगर लगा लेता तो खजूर के दरख्त से पहले मेंडल ही अल्लाह को प्यारा हो जाता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास शॉर्ट जनरेशन होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना, कि जल्दी जल्दी वो एक्सप्रेशन सिस्टम डिवाइड कर सके। और इसके लिए बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। एंड इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ जेनेटिक सिस्टम, कि उसका जेनेटिक सिस्टम बड़ा सिंपल सा हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसे हमारा ह्यूमंस का जेनेटिक सिस्टम है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं ये बेस्ट आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम है। ऑल्सो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो इजीली टेकअप कर लेते हैं रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को, ज़्यादा नखरे नहीं करते, ठीक है ना। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड दिया और उसको इजीली पिकअप कर लिया और ट्रांसफॉर्मेशन कर ली अपनी, ठीक है ना। स्पेशली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड। आपके पास एक बैक्टीरिया था, आपके पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए था, ये रिकम्बिनेंट डीएनए इस बैक्टीरिया में सपोज ऐड नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड डालें, ठीक है, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में चला जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर इसका एक्सप्रेशन होने लग जाएगा। अब इस पिक्चर को गौर से देखें, जितनी भी हमने बात की है ये उसका लुब्बे लुभाब है, उसका रिजल्ट है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अभी तक आपको कन्फ्यूजन हो शायद स्टिकी एंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे हम जीन को करते हैं ऐड, ठीक है। ये आपके पास प्लाज्मिड है, ये आपने इसको क्लीव किया है, ठीक है। इसको मैं ब्लू से बना लेता हूँ, ये आपने इसको क्लीव किया है ऐसे, ठीक है। और ये देखें इसके स्टिकी एंड कैसे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। आपके पास स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए ना, ये वाला देखें इधर, इस तरह से, इस तरह से। इको R1 ने इसको किया, क्योंकि आप देख सकते हैं TT AA, ये आपके पास सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपने फॉरेन डीएनए है उसके ऊपर क्लीवेज करवाया इको R1 से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीवेज कराया, आपके पास सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने ये जो स्टिकी एंड रखने वाला फॉरेन डीएनए है, यहाँ पे आपकी सेंटर में कहीं पे पड़ी है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए आपका जीनोम भी किस तरह से डिजाइन है, कि जीनोम के साइड पे अगर स्टिकी एंड है ना, ये स्टिकी एंड है, ये स्टिकी एंड है, तो सेंटर में आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को रख दिया गया, ठीक है ना, उस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है दरमियान में, ये उसके स्टिकी एंड है। इनको जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हम बाइंड करेंगे तो आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। और ये काम कौन करवा रहा है, डीएनए लाइगेज। और ये काइमेरिक प्लाज्मिड है जिसको हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर से देखें एक दफा, दोबारा देखें, ये देखें डोनर डीएनए, ये डोनर डीएनए है, इसको कट किया, स्टिकी एंड प्रोड्यूस के, दरमियान में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये स्टिकी एंड है, दरमियान में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्लाज्मिड थे, वेक्टर थे, उनको कट किया सिंपली, ठीक है। उनको हमने लाइगेज की मदद से जोड़ दिया, ठीक है, स्टिकी एंड के जरिए अटैचमेंट होगी और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट दरमियान में ऐड होगी, ठीक है ना। अब इन रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर, ठीक है। तो ये इनके अंदर ऐड हो गए और ये बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जीन्स भी मिलेंगी और एक्सप्रेशन होगी तो प्रोडक्ट भी मिलेगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन सिस्टम। अब आपके पास एक्सप्रेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू द इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को आपने एक्सप्रेशन सिस्टम में ऐड कर दिया, विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय पुटिंग द एक्सप्रेशन सिस्टम एंड द रिकम्बिनेंट डीएनए इन द सेम मीडियम। आपने एक्सप्रेशन सिस्टम को, रिकम्बिनेंट डीएनए को सेम मीडियम में रखा और आपने क्या किया, अपटेक करवा ली रिकम्बिनेंट डीएनए की एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर। बैक्टीरियल सेल्स टेक अप द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के सेल्स रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को पिकअप करते हैं। एक्सप्रेशन सिस्टम यानी कि बैक्टीरिया कैन कंटेन नो प्लाज्मिड और वी कैन टेक इट्स प्लाज्मिड मॉडिफाइड एंड इंसर्टेड अगेन। सपोज यहाँ पे आपके पास मीडियम है, मीडियम में ये बैक्टीरिया है, इसके पास प्लाज्मिड था ही नहीं, आपने क्या किया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इसमें ऐड करवा दिया, ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। आपने इनको सेम मीडियम में रखा,
इसने क्या किया, इसको पिक कर लिया, इसको अपने अंदर ऐड कर लिया। अब क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर प्लाज्मिड आ चुका है, लिहाजा प्लाज्मिड से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज भी इस बैक्टीरिया में आ जाएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बैक्टीरिया, उसके पास एक प्लाज्मिड था, उसको हमने बाहर निकाला, मॉडिफाई किया और दोबारा से अंदर रख दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों काम हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, ठीक है ना, किसकी, आपके बैक्टीरिया की। एज द As the bacteria reproduces, each daughter bacterium contains the gene of interest which will express itself and make a product। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, आपके पास डॉटर सेल बनेंगे और साथ ही साथ आपको जीन की कॉपी मिलेगी और प्रोडक्ट मिलेगी। फ्रॉम द डॉटर सेल वी कैन एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मिड। जो डॉटर सेल बने हैं, हम वहां से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है, एंड हम वहां से प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन सिस्टम से। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है ना। दिस इज द एग्जाम्पल जो आपकी बुक ने यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। हम कैसे इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। Agrobacterium tumefaciens is one of the most powerful tools for plant genetic engineering। याद रखें, प्लांट के अंदर ना अगर हमने ट्रांसमिशन करानी हो तो जो वेक्टर यूज होता है ना, बेसिकली वो एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। ये एक सॉइल बैक्टीरिया है जो कि क्राउन गॉल डिजीज करता है, ठीक है ना, प्लांट के अंदर। ये एक प्लांट है, इसके ऊपर बेसिकली ना स्वेलिंग्स बन जाती हैं, इस तरह से स्वेलिंग्स बन जाती हैं। इन स्वेलिंग्स को कहते हैं, ये क्या है, ट्यूमर। इनको हम ट्यूमर कहते हैं। ये स्वेलिंग्स बन जाती हैं, कहाँ पे बनती हैं, प्लांट की बॉडी के ऊपर बन जाती है। डिजीज को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। कौन करता है, सॉइल में मौजूद एक बैक्टीरिया होता है वो करता है। इट डज दिस, ये बैक्टीरिया ये कैसे करता है, बाय ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डीएनए, कॉल्ड ट्रांसफर्ड डीएनए। यानी ये इसका अगर डीएनए है, ठीक है, तो अपने डीएनए का हिस्सा बेसिकली प्लांट के जीनोम में ट्रांसमिट कर देता है। तो प्लांट के जीनोम में जाके जब वो बैक्टीरिया का डीएनए उससे एसोसिएट होता है, तो आपके पास प्लांट के अंदर डिजीज हो जाती है, सेम वही जैसे वायरस डिजीज करता है, ठीक है ना, इनटू द प्लांट जीनोम। ठीक है, कैसे, आपके पास बेसिकली इसका जो प्लाज्मिड होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये देखें, आपके पास ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका प्लाज्मिड है, ठीक है ना। इस प्लाज्मिड को कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, क्यों इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं। इसके तीन एरियाज होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, किसके, इस प्लाज्मिड के, जो कहाँ मौजूद है, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर मौजूद है। एक होता है ट्रांसफर डीएनए रीजन, ठीक है ना, कि वो डीएनए रीजन जो इसने ट्रांसफर कर देना है, किसको, प्लांट जीनोम को, ठीक है ना। वायरुलेंस जीन्स, ऐसी जीन्स बेसिकली जो क्या करती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है, जिन प्रोटीन्स के जरिए आप बेसिकली ट्रांसफर डीएनए को प्लांट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। जैसे कि आपके पास एचआईवी में इंटेग्रेज था, प्रोटीएज था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली डीएनए बनाना, फिर उसको बेसिकली इंटेग्रेट कराना उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वही चीजें हैं कि ऐसी जीन्स भी होंगी इसके प्लाज्मिड पे जो हेल्प करेंगी कि जो डीएनए का पोर्शन इसने देना ना, डोनेट करना है प्लांट जीनोम को, ट्रांसफर डीएनए का पोर्शन, ठीक है ना, उसके ट्रांसफर में हेल्प करें, ठीक है ना। इनको जीन्स को कहते हैं वायरुलेंस जीन्स। फिर तीसरी हमारे पास होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स। ये वो जीन्स होती हैं जो बेसिकली ट्यूमर कॉज करती हैं उस प्लांट के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, साइंटिस्ट जो हैं मॉडिफाई करते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को, ठीक है ना। बेसिकली आपके पास ना ये जो ट्रांसफर डीएनए रीजन होता है ना, इसी के अंदर बेसिकली ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स होती हैं, ठीक है ना। आपके पास ये अगर डीएनए का एक पोर्शन है ना, सपोज ये इसी को ही आप कंसिडर कर लें, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन डोनेट होना है प्लांट को, तो इसी का हिस्सा बेसिकली क्या है, इसी के साथ कौन एसोसिएटेड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जो कि प्लांट के जीनोम का हिस्सा बनेगी और प्लांट में क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, ठीक है, ट्यूमर प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को रिमूव करते हैं, ट्यूमर कॉजिंग जीन्स को रिमूव करते हैं, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, और आपके पास ये जो ट्रांसफर डीएनए का एरिया बनता है ना, जहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स मौजूद है, बेसिकली इधर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। ये मॉडिफाइड बैक्टीरियम उसी तरह से प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और अपनी जीन जो है प्लांट डीएनए में डाल के बड़ा खुश होता है कि भाई अब ट्यूमर कॉज होंगे। लेकिन इसको क्या पता कि बैक्टीरिया जो है अब डिजीज नहीं कर सकता, साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब वो प्लांट जो है
उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ऐड कर दिया हमने उसको उसमें। मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, एक बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जीन डिलीवरी टेक्निक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। कौन से ऐसे तरीके हैं? सबसे पहला सबसे इजी तरीका एंड से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल को कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करने से क्या होता है, बैक्टीरिया की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगर आपके पास प्लाज्मिड था, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड था, बैक्टीरिया उसको पिकअप नहीं था कर रहा, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे, आपके पास वो बैक्टीरिया उसको पिकअप कर लेगा, ठीक है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए को। देन एक्सपोज टू सडन हीट, आप क्या करते हैं, आप बैक्टीरिया को सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड से आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं ताकि उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाया जा सके। फिर आप क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को आइस में आपने रखा होता है, आइस से आप उसको सडनली 42 डिग्रीज की हीट दे देते हैं। यानी वो आइस में है, ठंडे ठंडे एरिया में है, ठंडे टेम्परेचर में है वो बैक्टीरिया, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया है उसको आपने, आप उसको फटाफट हीट शॉक देते हैं। जैसे ही आप उसको हीट शॉक देते हैं ना, ठीक है, जो पोर्स उस बैक्टीरिया की वॉल में क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां से आपकी प्लाज्मिड की एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म हो सकता है। एग्रोबैक्टीरियम के हवाले से हमने बात की है अभी अभी कि डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इसका रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड पिकअप कर लेते हैं, ठीक है ना। इन्फेक्शन करता है बेसिकली ये बैक्टीरिया उनको, स्पेशली इफ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे भी वही बात आ गई, विच मेक्स देम मोर परमिएबल एज द सेल रिप्रोड्यूसेस, जैसे जैसे सेल रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, अ बैक्टीरियम क्लोन फॉर्म्स एंड ईच न्यू सेल कंटेन्स एटलीस्ट वन प्लाज्मिड, ठीक है ना। आपके पास बेसिकली ये मैकेनिज्म भी होता है। देन हम बात करते हैं एनिमल्स में। इन दी एनिमल्स, एनिमल्स में माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट्स डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एग, ठीक है ना। अब याद रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं कि प्लांट और बैक्टीरिया पे ही ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। एनिमल्स के केस में हमने क्या करना होता है कि हम वो जो डीएनए है ना, ठीक है, हमने सपोज जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमने जेनेटिक शीप जो है वो प्रोड्यूस की थी, तो हम क्या बेसिकली करते हैं, हम माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए को फिल करते हैं और हम एग के न्यूक्लियस में उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। और ये परफॉर्म कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द एग सेल, और इससे आपके पास क्या बनता है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप पोर्स क्रिएट करते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी दोगे, शॉक दोगे सेल को, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि इतना शॉक देंगे कि सेल को डैमेज भी ना पहुंचे और उसकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज भी हो जाए बाय अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि वो बैक्टीरिया जो है या वो सेल जो है वो डेड हो जाए। टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द सेल, तो ये एक तरीका भी हो सकता है। बायोलिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, बैलिस्टिक्स का आपको पता ही है, मिसाइल वगैरह। बायोलिस्टिक भी उसी तरह से है, जीन गन हम इसे कहते हैं। आपके पास एक जीन गन होती है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को डिलीवर कर सकते हैं अपने सेल के अंदर, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए को, रिकम्बिनेंट जीन को अपने होस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और वो होस्ट क्या है, वो आपके पास मोनोकॉटिक प्लांट है, ठीक है ना। आपके पास अगर बात है ना एग्रोबैक्टीरियम वाला प्रोसेस, तो वो डाइकोटिक प्लांट के लिए होता है, और अगर आपके पास जीन गन की बात है वो मोनोकोटिक प्लांट के लिए होता है। बाय हाई स्पीड पार्टिकल बम्बार्डमेंट, ठीक है ना, आपके पास बेसिकली जीन गन होती है, ये जीन गन है सपोज, इसके अंदर आप पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं। ये पार्टिकल बेसिकली सपोज ये गोल्ड पार्टिकल है, ठीक है ना, गोल्ड की एक बॉल है, उसके ऊपर आप डीएनए को कोट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये टंगस्टन है, टंगस्टन के ऊपर आप क्या कर देते हैं, आप डीएनए को कोट कर देते हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को आप इस गन में डालते हैं और फिर आप सेल की तरफ फायर करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, द टेक्निक यूजेस डीएनए कोटेड मेटल पार्टिकल, मेटल के पार्टिकल हैं जिनके ऊपर क्या कोट किया आपने, डीएनए कोट किया है, लाइक गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, विच आर प्रोपेल्ड बाय द गन। गन के जरिए आप इनको शूट करते हैं और बेसिकली आप अपना डीएनए प्लांट के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये किस केस में इफेक्टिव है, ऐसे प्लांट्स जो कि एग्रोबैक्टीरियम से रेजिस्टेंट है, जिनके ऊपर एग्रोबैक्टीरियम असर नहीं कर सकता, तो उन प्लांट्स के लिए फिर ये टेक्निक यूज होती है। देन हम बात करते हैं डीएनए में बी कैरिड बाय वेक्टर्स, डीएनए को हम वेक्टर्स के जरिए भी भेज सकते हैं, जैसे कि एडिनो वायरस है, लाइपोसोम है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, ठीक है ना। इनके जरिए हम अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को
एंटर करा सकते हैं होस्ट सेल के अंदर, ठीक है ना, किसी एनिमल के अंदर। बेसिकली एनिमल है, एडिनो वायरस के जरिए हमने क्या करा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया, एडिनो वायरस उस एनिमल को दे दिया, हमने उस एनिमल को लाइपोसोम इंजेक्शन लगा दिया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड भी हमने उसके अंदर ऐड करा दिया। बेसिकली अगर वो बैक्टीरिया, तो एनिमल के लिए हम लाइपोसोम एडिनो वायरस यूज कर रहे हैं। एंटर्स इन द ब्लड डायरेक्टली और मे बी डिलीवर्ड बाय एरोसोल, नेजल और ओरल, ठीक है ना। तो ये एनिमल्स के लिए आपने एक और डिलीवरी सिस्टम पढ़ लिया। तो आपने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन सिस्टम पढ़ा कि भाई एक्सप्रेशन सिस्टम होता क्या है, फिर आपने पढ़ा कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, फिर आपने पढ़ा कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उस ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपने सारा कुछ कर लिया, ऐड भी करवा लिया, अब आपको सोल्यूशन के अंदर पता कैसे चलेगा कि किस बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे किया है, किसने नहीं। कुछ बैक्टीरिया ने आपका रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप कैसे उसको पता चलाते हैं। द ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एडिंग पर्टिकुलर एंटीबायोटिक फॉर विच रेजिस्टेंट जीन इज फाउंड इन द प्लाज्मिड into the medium, as a transformed clone has got the resistant gene against the antibiotic, so it remains alive and continues to grow, whereas all the untransformed clones are killed by the antibiotic. From this transformed bacteria clone, the clone gene can be isolated for further analysis, or its protein product can be separated and used for various purposes. ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप एंटीबायोटिक मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा आप क्या मेथड यूज कर सकते हैं, कलरिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सपोज एक और कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने ये बात की कि आपके पास एक बैक्टीरिया, उसके पास प्लाज्मिड नहीं है। फिर आप बात करते हैं एक बैक्टीरिया, उसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। बैक्टीरिया 1 के पास प्लाज्मिड नहीं है, 2 और 3 इनके पास प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया 2 के प्लाज्मिड पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों की जीन है, ठीक है। जबकि जो बैक्टीरिया 3 है उसके प्लाज्मिड पे टेट्रासाइक्लिन जीन है, एम्पिसिलिन जीन की जगह आपने क्या कर दिया, आपने उसको ऐड कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सोल्यूशन में क्या ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। सोल्यूशन में आपने ऐड कर दी टेट्रासाइक्लिन, ये बैक्टीरिया, इसकी डेथ हो गई, ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया, ये बैक्टीरिया भी सर्वाइव कर गया क्योंकि इसकी टेट्रासाइक्लिन जीन इसके पास थी, ठीक है ना, लेकिन इसकी एम्पिसिलिन जीन इसके पास नहीं थी, ठीक है। अब आपके पास इनमें से कैसे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया तो ये सी वाला है, ये जो बी वाला है ये तो रिकम्बिनेंट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास, ये इसके पास प्लाज्मिड और दोनों जीन्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये आपके पास बैक्टीरिया, ये इसके पास एम्पिसिलिन की जीन में हमने क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, वो इनएक्टिवेट होगी, डिसरप्ट होगी, टेट्रासाइक्लिन जीन इसके पास है। हम क्या करेंगे, हम ना एक ये प्लेट है, इस पे हमने इसको कल्चर किया हुआ है, इन सब बैक्टीरिया को, ठीक है। इसमें ही रिकम्बिनेंट्स हैं, नॉन रिकम्बिनेंट्स हैं, ये नॉन रिकम्बिनेंट है, ये रिकम्बिनेंट है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना एक बड़ी प्लेट इसी तरह से लगाएंगे और बेसिकली एक रेप्लिका बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली, उसके ऊपर मैंने इंक फेंक के आर बनाया, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर एक पेज रख देता हूँ, और उस पेज को रखने के बाद उस पेज को उतारता हूँ, तो मुझे उस पेज पे भी आर नजर आएगा। इसी तरह से हमने ये काम किया, तो यहाँ पे भी हमें सेम कॉलोनी मिल गई, ठीक है, ये भी हमें कॉलोनी मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये इस रेप्लिका कॉलोनी के अंदर क्या करूंगा, एम्पिसिलिन डाल दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन जीन की जगह क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ। और इस सोल्यूशन में इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ कौन से बैक्टीरिया बचेंगे, जो कि
नॉन रिकम्बिनेंट होंगे, जिनके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों की जीन्स थी, ठीक है ना। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा इस प्लेट के साथ, ओरिजिनल के साथ, और मैं क्या करूंगा, मैं अपनी रिकम्बिनेंट कॉलोनी यहाँ से सेपरेट कर लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी रिकम्बिनेंट कॉलोनी सेपरेट कर लूंगा। उसके भी मैकेनिज्म्स हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम यहाँ तक ही रहेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि जीन वैलिडेशन क्या होती है, कि हमारी जीन पहुंची भी है कि नहीं आगे, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुई भी है कि नहीं। बैक्टीरियल क्लोन के लिए आप एंटीबायोटिक मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, सिंपल। एनिमल और प्लांट सेल के लिए आप क्या करते हैं, फ्लोरिसेंट जीन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी जीन जो कि कलर प्रोड्यूस करती है उसको फ्लोरिसेंट जीन कहते हैं। फ्लोरिसेंट प्रोटीन और फ्लोरिसेंट जीन मेथड होता है। लाइपोसोमल मेथड होता है, ठीक है ना, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ऐड करते हैं उसके अंदर। कलर बेस्ड मेथड होता है, वाइट ब्लू स्क्रीनिंग होती है, ठीक है ना। अब इसमें से हम इन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास जो मेथड है दैट इज फ्लोरिसेंट जीन मेथड, ठीक है ना। A gene for fluorescent protein, ठीक है, from the jellyfish is now used to determine whether an individual has successfully incorporated a transgenic gene, कि हमारे पास उस सेल के अंदर, टारगेट सेल के अंदर ट्रांसजेनिक जीन जो है ऐड हुई भी है कि नहीं, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरिसेंट जीन भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। फ्लोरिसेंट जीन जो है बेसिकली जेलीफिश से हम लेते हैं, ठीक है ना। जेलीफिश से हम फ्लोरिसेंट जीन लेते हैं। जेलीफिश का क्या नाम है, एक्यूरा विक्टोरिया, ठीक है। और ये जो फ्लोरिसेंट जीन है ये एक फ्लोरिसेंट प्रोटीन बनाएगी, ठीक है ना। जैसे कि इस जेलीफिश से लेने वाली जीन से हम ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है, तो हमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में ग्रीन कलर नजर आएगा। द फ्लोरिसेंट जीन इज यूज्ड एज अ मार्कर एंड इट इज अटैच टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस फ्लोरिसेंट जीन से अटैच किया, इंसर्ट कर दिया, दैट विल बी इंसर्टेड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन गया हमारे पास। दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन करेंगी, दोनों अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाएगी। जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमें अपनी प्रोडक्ट मिल जाएगी, फ्लोरिसेंट जीन से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसने पिकअप किया भी है हमारी जीन को या नहीं। दस रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग जो है वो फ्लोरिसेंस देगा लाइटिंग कंडीशंस में। लाइपोसोम्स बेसिकली आपके पास ड्रग कैरियर्स होते हैं। बेसिकली इस तरह से आपके पास ना फॉस्फोलिपिड से बना हुआ एक बैग होता है, ठीक है ना। इसके सेंटर में बेसिकली आपके पास वाटर होता है, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक कोर होती है। हम इंजेक्शन के जरिए यहाँ पे कोई जीन ऐड कर सकते हैं, कोई ड्रग ऐड कर सकते हैं, और हम इस लाइपोसोम को फिर इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस सेल में, उस ऑर्गेनिज्म में। लाइपोसोम आर माइन्यूट छोटे से स्पेरिकल सैक्स होते हैं, थैले होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जिनमें वाटर ड्रॉपलेट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे हमने क्या किया होता है, जीन्स को या ड्रग्स को ऐड किया हुआ होता है। इन द वेरी लास्ट हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम कलरिंग मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ये कलरिंग मेथड क्या है इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। वाइट ब्लू स्क्रीनिंग, दिस टेक्निक रिलाइज ऑन द डिसरप्शन ऑफ द लैक जी जीन विच encodes बीटा galactosidase, an enzyme that cleaves X-gal substrate to produce blue color product, ठीक है ना। देखिए मेरी बात सुने, आपके पास ना एक बैक्टीरिया है, ये उसका प्लाज्मिड है, उसके प्लाज्मिड में ये एक जीन है, इस जीन को कहते हैं लैक जी, ठीक है, लैक जी कहते हैं, ठीक है ना। इस जीन ने जब एक्सप्रेस करना है ना, तो इसने एक एंजाइम बनाना है, गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये जो लैक्सी जीन है ना, इसने जब एक्सप्रेशन करनी है तो इसने क्या करना है, एक एंजाइम बनाना है, गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बन गया लैक्सी जीन की एक्सप्रेशन से, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होने की वजह से। अब ये आपके पास एंजाइम एक्ट करेगा एक सबस्ट्रेट पे, उसका नाम है एक्स गैलेक्टोज। आपके पास बेसिकली गैलेक्टोज है और उसके साथ एक्स ग्रुप लगा हुआ है। इस एक्स ग्रुप में मल्टीपल ग्रुप्स जो होते हैं ना वो लगे हुए होते हैं, और हमने बेसिकली गैलेक्टोज से अटैच कर दिया, ठीक है। सिंपल, आपने जैसे आप पढ़ते हैं ना आर ग्रुप विद सम काइंड ऑफ यू कैन से ओ एच, तो ये ओ एच है, ये अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह से आपके यहाँ ये गैलेक्टोज है, शुगर है, आपने इसके साथ कुछ ग्रुप्स लगा के एक मॉलिक्यूल बना दिया, और ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका एंजाइम है। इसने इस रिएक्शन को कैरी आउट करना है, इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करना है, और हमें कलर्ड प्रोडक्ट बना के देनी है। हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी जो कि कलर्ड होगी,
ठीक है ना। क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट होगी, कलर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट होगी, और कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? ब्लू। ठीक है। अब याद रखें, जिन बैक्टीरिया में लैक जी जीन है उन बैक्टीरिया में कलर ब्लू नजर आएगा। ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, हम लैक जी की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास एक प्लाज्मिड था, मैंने इसमें लैक जी जीन को निकाला, निकाला नहीं, मैंने इसमें लैक जी जीन वाले एरिया को कट किया और वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। अब लैक जी जीन जो है इसकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब ये एक्टिविटी नहीं कर रही, यानी कि आपके पास गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, इसका एक्सप्रेशन खत्म हो गया। ठीक है। लिहाजा अब आपके पास ये रिएक्शन नहीं होगा और कलर्ड प्रोडक्ट ब्लू प्रोडक्ट नहीं बनेगी, और आपके पास वाइट कलर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, हमें वाइट कॉलोनी मिलेगी। ठीक है ना। तो नॉर्मल बैक्टीरिया में भी जिसमें लैक्जी जीन होती है, अगर उसमें बेसिकली गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ना बने, जीन म्यूटेशन हो जाए, ठीक है ना, तो बेसिकली ब्लू बैक्टीरिया जो है वो वाइट कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अब आपको अगर वाइट बैक्टीरिया मिलते हैं ना, इसका मतलब है कि आपकी जीन इंसर्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। ये देखें, इस पिक्चर को देखें, ये आपके पास जीनोमिक डीएनए था, यहाँ से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया। ये आपके पास प्लाज्मिड था, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, ये वाली पिंक में, और ये आपके पास लैक जी जीन थी, ठीक है ना, ग्रीन में। आपने इस पोर्शन को उतारा, ठीक है, ये देखिए लैक जी जीन वाला पोर्शन है, लैक जी जीन वाला पोर्शन, इसको ग्रीन से शो कर लेते हैं। ये देखें, ये आपने उतार लिया। अब आपने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ा। ठीक है। ये अब प्लाज्मिड है, ये अब प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो आपको मिलेगी, क्योंकि आपने इसकी जगह पे ऐड नहीं किया, आपने लैक जी की जगह अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया है। ठीक है ना। फिर दूसरा आपके पास प्लाज्मिड वो हो सकता है जिसमें आपके ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो चुकी है, यानी कि लैक जी जीन वैसे की वैसे ही इंटैक्ट है। ठीक है ना। होगा ये कि अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप एंटीबायोटिक डालेंगे, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। अगर कोई बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मिड है, चाहे वो बैक्टीरिया 1 है चाहे वो बैक्टीरिया 2 है, अब देखें यहाँ पे हम एंटीबायोटिक वाली जीन को कुछ भी नहीं कह रहे, इसको कुछ भी नहीं हम कह रहे, लिहाजा दोनों सरवाइव करेंगे, लिहाजा दोनों सरवाइव करेंगे। ठीक है ना। फर्क कहाँ पे आएगा कि जिसमें हमने लैक जी जीन को डिसरप्ट कर दिया है उसमें हमें वाइट कलर मिलेगा, और जिसमें हमने लैक जी जीन को डिसरप्ट नहीं कर पाए, प्लाज्मिड जिसमें इंसर्ट नहीं हो पाया, ठीक है ना, उसमें हमें ब्लू कॉलोनी मिलेगी, ब्लू कलर मिलेगा। वाइट वालों को हम सेपरेट कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि ये हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है बेसिकली। ठीक है ना। सो ये आपके पास मेथड था, कलर मेथड। लास्ट कंक्लूजन, रिजल्ट, फाइनल वर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इतना कुछ हमने पढ़ा, क्यों पढ़ा? आपके पास ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहला यूज है कि हम पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट जीन जो है वो ऐड कर सकते हैं प्लांट में। ठीक है। हम जीन रिसर्च कर सकते हैं, जीन कॉपीज प्रोड्यूस करवा के। ठीक है। हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के जरिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। हम प्रोटीन्स बना सकते हैं जो कि हार्ट अटैक थेरेपी में यूज हो सकती हैं, ऐसी प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स बनवा सकते हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है ना। देन हमारे पास आ जाता है कि बेसिक रिसर्च ऑन प्रोटीन, हम उस प्रोटीन को उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा के, ठीक है ना, उस प्रोटीन की हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, हो सकता है कि आपको इस लेक्चर को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा इशू आए, लेकिन डेफिनेटली आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, ठीक है, अपनी बुक से पढ़ें, और आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी और आपका ये एरिया सिक्योर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।